आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समविभव पृष्ठ, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा ही है लेकिन समझेंगे इसको। फिर आगे चलेंगे तो वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति देखेंगे। विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा यहीं पर, और किस तरह से एक आवेशित कण मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या अल्फा कण है, जो भी कण जिस पर आवेश होता है, वो कण जब विद्युत क्षेत्र के अंदर होते हैं स्वतंत्र रूप से, तो उस पर किस तरह से बल लगता है, किस तरह से वो गति करते हैं, किस तरह का उनका रास्ता होता है, पथ कैसा होता है, ये सीखेंगे। फिर हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी जब वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होगा, विभव के तरीके से निकालना सीखेंगे। गॉस नियम का अनुप्रयोग फिर से सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना नहीं बल्कि विभव के रूप में देखेंगे। हालांकि वैद्युत क्षेत्र और विभव को हम एक साथ यहाँ पर जब पढ़ चुके होंगे तो दोनों को एक साथ यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे। आपको जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे सब क्लियर होता चला जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था, इसको पार्ट 1 मैंने लिखा है यहाँ पर। पार्ट 1 इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे पहले हमें यही पढ़ना है चैप्टर के अंदर। यहां तक खत्म करने के बाद, बच्चों सही सुनना, यहां तक जब खत्म हो जाएगा आपका सिलेबस तो ये समझ लो एक तरह का एक चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर के अंदर ये पोर्शन बड़ा सा आपका खत्म हो जाएगा विभव से रिलेटेड। अब आपको एक नई चीज पढ़नी है जो कि है धारिता, जो कि सेकंड पोर्शन स्टार्ट हो जाता है इस चैप्टर का। क्योंकि चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता या स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो क्योंकि धारिता तथा करके धारिता है, धारिता अपने आप में एक चैप्टर है और अपने आप में अलग चीज है, तो उसको अलग से हम देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर, बट विभव वाला पोर्शन खत्म होने के बाद स्टार्ट होगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, तो धारिता जो स्टार्ट होगा बेटा, उसमें पहले हम पढ़ेंगे परावैद्युत माध्यम क्या होते हैं, परावैद्युतांक क्या होता है, ध्रुवणता क्या होती है, ये सीखेंगे। फिर किसी चालक पदार्थ की या किसी चालक वस्तु की धारिता देखेंगे कैसे निकालते हैं। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है संधारित्र। संधारित्र के बारे में हमें सीखने को मिलेगा। संधारित्र में 2 तरह के संधारित्र हम पढ़ेंगे। ज्यादातर जगह पर समांतर प्लेट संधारित्र ही दिया है, लेकिन कुछ जगह पर कुछ किताबों में गोली संधारित्र भी दिया होता है। तो दोनों तरह के संधारित्रों को मैं यहाँ पर कवर करूंगा। फिर हम देखेंगे संधारित्रों का संयोजन कैसे किया जाता है। तो संधारित्रों का संयोजन देखेंगे, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में किस तरह से संयोजित किए जाते हैं। ठीक है, ये हम सीखेंगे। संधारित्र की फिर ऊर्जा निकालना सीखेंगे। किसी संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है और कैसे उसको निकाल सकते हैं, वो ऊर्जा क्यों होती है। ठीक है, ये सभी चीजें जानेंगे। फिर लास्ट में आएगा आवेशों का पुनर्वितरण। जब आवेश का पुनर्वितरण मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश का आदान प्रदान होता है, तो विभव में क्या फर्क पड़ता है और उसकी धारिता में क्या परिवर्तन आता है, ये हमें पढ़ने को मिलेगा। तो ये हम सीखेंगे और इसके साथ साथ देखेंगे कि ऊर्जा की हानि कितनी हो रही है इस आवेश स्थानांतरण में, ऊर्जा में हानि कितना आ रहा है ये भी देखेंगे। ऊर्जा में क्षय जिसको बोलते हैं, ऊर्जा में ह्रास जिसको बोलते हैं, तो लॉस ऑफ एनर्जी कुल मिला के मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम देखेंगे, पढ़ेंगे। और अंतिम टॉपिक है आपका इस चैप्टर का जो कि है वान डी ग्राफ जनित्र, वान डी ग्राफ जनरेटर जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वान डी ग्राफ जो जनरेटर है बेटा, वो पिछला जो अभी टॉपिक आपको दिखाया था वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, इसी पर आधारित रहेगा। तो ये टॉपिक हेल्प करेगा वान डी ग्राफ को समझने में। तो जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे बात करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हमारा काम है, सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वैद्युत विभव और विभवांतर। मतलब पहला पार्ट जो है, ये पहला पार्ट जो मैंने बना रखा है बेटा, पहले इन सब को डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट पे जब पहुंचेंगे तो धारिता को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट बुक का आपका इस चैप्टर का पहला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले कि वैद्युत विभव क्या है, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें समझने के लिए, विभव को कैसे समझे इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। तो कुल मिला के आज का चैप्टर, आज का ये जो लेक्चर है, इसमें हम सीखेंगे विभवांतर के बारे में और स्थिर वैद्युत विभव के बारे में। तो वैद्युत विभव क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं या किस तरह से हम उसको देखते हैं, क्या होता है विभव, ये समझेंगे। विभवांतर क्या है, 2 बिंदुओं पर जो विभव है उनके बीच में अंतर कैसे निकालते हैं, उसको विभवांतर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे निकाल सकते हैं, इसका मतलब क्या है, ये सीखेंगे। तो अगर मैं थोड़े से बात करूं विभव को समझाने के लिए, लेकिन विभव से समझने के लिए थोड़ा सा चीज मैं पिछले चैप्टर का उठा के आपको समझाना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा, याद कराना चाहूंगा। पिछले चैप्टर में विभव जैसे शब्द आपने नहीं सुना, वैद्युत क्षेत्र सुना है आपने। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र जब हमने पढ़ा तो हमने देखा एक आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है, बिल्कुल होता है।
हमने आपको बताया था कि कोई अगर आवेश है, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप मान के रखिएगा इसको, कोई भी आवेश ले लेते हैं, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। आवेश धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तो चाहे धनात्मक आवेश हो चाहे ऋणात्मक आवेश हो, मैं मान लेता हूं कि चलो यहाँ पर केंद्र पर यहाँ पर धनात्मक का क्यू आवेश रखा है, धनात्मक जो है बेटा क्यू आवेश रखा है, ठीक है, धनात्मक क्यू आवेश रखा है। अब ये जो धनात्मक क्यू आवेश रखा है ये इसका क्षेत्र है, क्षेत्र की तीव्रता है। वास्तव में क्षेत्र तो अनंत तक होगा, क्योंकि हम लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे में होता है बेटा Q बटा R का वर्ग, यही लिखते हैं, यही सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र का, बिल्कुल। तो यहाँ पर R का वर्ग मतलब दूरी कुछ भी हो सकती है, दूरी अनंत तक ले सकते हैं ना, अनंत दूरी लेंगे, अगर अनंत रखेंगे तब जाके वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो वैद्युत क्षेत्र कहां पर 0 होता है? अनंत पर, ठीक है। मतलब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, इसके आगे भी है, लेकिन यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ तक काफी सही है, देखी जा सकती है। बाद में दूर में जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना अनुभव नहीं किया जा सकता, लेकिन इस क्षेत्र में यहाँ पर आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र है, इसके आसपास इर्द गिर्द जिसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अनुभव कर पाना संभव है, ठीक है। आराम से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रभाव जो है देख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र आसपास तीव्र है, तेज है, ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बोल सकते हैं, है ना। चलिए, अब यहाँ पर अगर R दूरी तक इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं मान लूं कि स्ट्रॉन्ग है, R त्रिज्या में ये फैला हुआ है, तो मैंने आपको दिखाया था, याद करिए थोड़ा सा याद करिए, परीक्षण आवेश जैसा एक शब्द था, एक परीक्षण आवेश की हमने बात की थी जब वैद्युत क्षेत्र को पढ़ रहे थे, तो एक शब्द आया था परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश जिसको हम लिखे थे Q0। परीक्षण आवेश की खासियत यह होती है कि इसका खुद का अपना क्षेत्र नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मान होता है, इकाई आवेश होता है बस। तो ये एक टेस्ट चार्ज होता है, परीक्षण मतलब टेस्ट चार्ज। अच्छा, तो टेस्ट चार्ज को हमने दिखाया था कि अगर मान लो किसी बिंदु A पे लाके रखना है, अनंत पे है, मान लो ये अभी अनंत पे है, मतलब इस आवेश के क्षेत्र से काफी दूर है, इस आवेश के प्रभाव से दूर है। अब ये अनंत पे रखा है, इसको अगर लाके किसी भी रास्ते लाके अगर यहां पर मैं रख दूं, ठीक है, इस बिंदु पर अगर मैं Q0 को रख दूं, तो जब मैं इस बिंदु पे रखूंगा तो यहां तक तो कोई बल नहीं लगेगा जब तक ये बाहर है, तीव्रता के बाहर है। जब इसके पास आना स्टार्ट कर देंगे, लाना स्टार्ट कर देंगे आवेश को, तो इस पर एक बल का अनुभव हुआ, क्योंकि धनात्मक आवेश है, तो इस बिंदु पर दूर की तरफ एक बल लगेगा, ठीक है, मैंने दिखाया था, आपको बताया था। अब इस बल के विरुद्ध इसका मुझे काम करना पड़ रहा है और इसको लाना पड़ रहा है, क्योंकि ये आवेश का जो क्षेत्र है वो बाहर की तरफ है, धनात्मक का, लेकिन हमें जबरदस्ती इसको उठा के यहां रख दिया, ठीक है, हमने इसके साथ जबरदस्ती किया और लाके रख दिया। तो जो जबरदस्ती की मतलब काम करना पड़ा, हमें कुछ काम करने के बाद हम इसको यहाँ पे लाके रख पाए। अनंत से ऐसा तो हुआ नहीं कि बिना काम किए इसको उठा के यहां से लाके यहां रख दिया, नहीं, काम करना पड़ा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ा। भाई प्रतिकर्षण बल है हरदम और हरदम धनात्मक होता है, परीक्षण आवेश ध्यान रखना, मैंने बताया था क्यों होता है, याद रखना बच्चों, परीक्षण आवेश धनात्मक क्यों होता है, ये मैंने लेक्चर में आपको समझा दिया था वैद्युत क्षेत्र में। जिन बच्चों को दिक्कत है जाके पीछे समझ सकते हैं, लेक्चर सब ओपन है, देख सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर लाके रखने में कुछ काम करना पड़ा, ठीक है, किसके विरुद्ध, इस बल के, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें बल लगाना पड़ा। तो जब बल लगा के कुछ दूरी तक इसको लाके रख दिया, इस क्षेत्र के अंदर, देखो कुछ दूरी तक इस क्षेत्र के अंदर लाके रख दिया इस बिंदु पर, तो कुछ काम करना पड़ा। अब मुझे अगर इस बिंदु पे लाके रखना है, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु B है, अगर मुझे इस आवेश को उठा के इस बिंदु पे लाके रखना है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, बाहर की तरफ, तो बल क्या लगेगा इस पर, और ज्यादा लगेगा बाहर की तरफ। मान लो यहाँ पर F1 बल लग रहा था, यहाँ पर F2, तो यहाँ पर और ज्यादा बल लगेगा, तो मतलब और ज्यादा काम करना पड़ेगा यहाँ पर उठा के, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, क्योंकि छोटी दूरी पर रखा है, कम दूरी पर है आवेश से, ये आवेश से थोड़ी ज्यादा दूरी थी, तो यहाँ पर कम बल लग रहा था, और पास लाएंगे तो और ज्यादा। अगर मैं आवेश को और पास लेके आऊंगा, परीक्षण आवेश को, ये परीक्षण आवेश जो है इसको और आवेश के पास लाऊंगा, तो और अधिक प्रतिकर्षण बल का सामना करना पड़ेगा। मतलब हर एक बिंदु पर, इस विद्युत क्षेत्र के हर एक बिंदु पर हम देख रहे हैं कि मान जो है, ठीक है, जो कार्य करना पड़ रहा है आवेश को खिसकाने में, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करने में, वो अलग अलग है। इसका मतलब है कि हर एक बिंदु पर जो विभव है वो अलग अलग है, यही है विभव,
यही विभव है। जो काम करके इसको रख रहा हूं मैं, यही विभव है। ये काम की मात्रा ही विभव है। अभी दिखाता हूं मैं, ठीक है। तो यहां से बेसिक चीज आपको समझ में आया कि यहां पर तीव्रता अधिक है, मतलब इस बिंदु का विभव ज्यादा है। इन दोनों बिंदुओं में देखो तो बी बिंदु का विभव ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर लाने में, आवेश को ला के रखने में ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो जितना ज्यादा काम करना पड़ेगा जिस बिंदु पर रखने के लिए, उतना ज्यादा उस बिंदु पर विभव होगा। जितना कम काम करना पड़ेगा उतना कम उस बिंदु का विभव होगा। सिंपल सी बात है। क्लियर है? चलिए और समझते हैं, सरल करते हैं इसको, ठीक है। विभव को थोड़ा समझे तो विभव जो होता है इसको बोलते हैं पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैसे बोलते हैं, लेकिन सिर्फ पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं। तो कक्षा 11वीं में आपने पोटेंशियल शब्द पढ़ा है विभव, लेकिन वहां पर गुरुत्वीय विभव पढ़ा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा है आपने, गुरुत्व का विभव आपने पढ़ा है, ठीक है। किसी द्रव्यमान वाली वस्तु के कारण जो विभव उत्पन्न होता है, उसके कारण हम कहते हैं कि गुरुत्वीय विभव उत्पन्न हो रहा है। तो गुरुत्वीय विभव आपने पढ़ रखा है। विभव का सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे एक भाषा में साधारण शब्दों में समझाऊं तो विभव का मतलब ऐसे समझ सकते हैं इस एग्जांपल से। यहां पर देख सकते हैं ये टैंक ए है, टंकी है, ये टंकी ए है बेटा, और ये टंकी बी है। पानी की टंकी है, दोनों में पानी भरा हुआ है, देख सकते हैं। एक में थोड़ा कम ऊंचाई तक भरा है, सतह से मान लो ये H1 ऊंचाई तक भरा है, और ये देखो तो यहां से यहां तक ये कितना भरा है बेटा, H2 ऊंचाई तक भरा है। यहां पर क्लियरली देख सकता हूं मैं कि H1 जो है या H2 जो है ज्यादा ऊंचाई तक भरा है, H1 जो है कम ऊंचाई तक। यहां पर एक चीज और मैं बोल दूं कि पानी की मात्रा अगर मैं कहूं समान है, दोनों पानी की मात्रा समान है, बस एक पतला है, ऊंचाई ज्यादा है एक में, और एक नीचे तक भरा है। तो द्रव का प्रभाव किधर होगा? अगर मैं इस टोटी को, इस नल को खोल दूं, ठीक है, तो पानी किधर बहेगा बेटा? या द्रव का प्रभाव किधर होगा? इधर होगा। अगर मैं पानी मान के चलो या कोई भी द्रव होगा तो किधर बहेगा? इधर। ये ज्यादा ऊंचाई पर है तो इधर क्यों बह रहा है? क्या ऊंचाई बढ़ने से बढ़ रहा है? क्या ऊंचाई बढ़ा दिया इसलिए बह रहा है? नहीं, ऊंचाई बढ़ाने का मतलब हो गया कि इसका विभव बढ़ गया है। ध्यान रखना, ऊंचाई बढ़ाने का मतलब कि ये अधिक विभव, ये उच्च विभव में है, उच्च विभव है इसका। यहां पर वैद्युत विभव नहीं है बेटा, यहां पर गुरुत्वीय विभव है, उच्च विभव है। उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, ठीक है, ये क्या है? निम्न विभव पे है। उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ पानी या कोई भी जो द्रव भरा है इसके अंदर, उसका प्रवाह हो रहा है। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि नदी जो होती है पहाड़ से ऊपर से नीचे क्यों उतरती है? क्योंकि पहाड़ मतलब जितनी ऊंचाई पर है उतना ज्यादा उसका गुरुत्वीय विभव है। उस विभव पर जब ज्यादा विभव पे है तो वो अपना विभव कम करना चाह रही है, तो वहां से पानी नीचे आता है, स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं। तो विभव का मतलब ऊंचाई से नहीं है, याद रखना। विभव ऊंचाई, और ऊंचाई अलग चीज है, विभव अलग चीज है। ज्यादा ऊंचाई है इसलिए विभव ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा ऊंचाई हो गया इसलिए बह रहा, नहीं, विभव ज्यादा हो गया, उसका विभव बढ़ गया है, ठीक है। विभव ज्यादा, इसका उच्च विभव है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या हो रहा है? क्या बह रहा है? पानी बह रहा है। अब इसी तरह से हम देखेंगे गुरुत्वीय विभव में क्या होगा। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह देखेंगे, वैद्युत विभव देखेंगे। वैद्युत विभव में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, या धनावेश प्रवाहित होंगे, ऋणावेश प्रवाहित होंगे, आवेश प्रवाहित होंगे, ठीक है। तो अगर देखो तो यहां से अगर मैं कहूं कि पानी इधर आ रहा है, तो इसका उल्टा मैं एक चीज बोल सकता हूं कि यहां से यहां पर पानी बढ़ रहा है और यहां पर पानी कम हो रहा है। इसका मतलब, अरे पानी इधर आ रहा है, इसका मतलब यहां पर बढ़ रहा है, यहां पर घट रहा है। जब विभव दोनों का बराबर हो जाएगा तो ना तो पानी इधर बहेगा ना तो इधर, दोनों पानी बराबर नहीं, विभव बराबर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं क्या बराबर होगा? विभव। जब दोनों का विभव आपस में बराबर हो जाएगा तो जल का प्रवाह या किसी भी द्रव का प्रवाह जो है वो रुक जाएगा। दोनों समान जब विभव पे होंगे तो बराबर हो जाएगा। इसको एक तरीके से और मैं बोल दूं, अगर मैं बोलूं ये खाली हो रहा है और ये बढ़ रहा है, इसका मतलब कि अगर देखो तो द्रव का प्रवाह इधर है लेकिन खालीपन का प्रवाह किधर है? खालीपन किधर हो रहा है? खालीपन का प्रवाह उल्टा है। खालीपन मतलब जो स्पेस है, जो घट रहा है चीज, वो घटने वाला प्रवाह इधर है।
ये ज्यादा घटा हुआ था पहले। सोचो, यहां पर खाली स्थान ज्यादा है, यहां पर खाली स्थान कम है। अब यहां का खाली स्थान भर रहा है, लेकिन यहां का खाली स्थान बढ़ रहा है। यहां का खाली स्थान घट रहा है, यहां का खाली स्थान बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से जब उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ अगर देखो तो प्रवाह हो रहा है द्रव का, लेकिन जो खालीपन का प्रवाह है वो क्या हो रहा है, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ बढ़ रहा है। जो खालीपन है, ठीक है, वो किधर है, निम्न से उच्च की तरफ है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनका प्रवाह जो होता है ये निम्न विभव पे होते हैं, निम्न विभव से, या इलेक्ट्रॉन ना लिखे मैं ऋणात्मक आवेश लिख देता हूं। अगर ऋण क्यू आवेश है तो ये निम्न विभव से बेटा उच्च विभव की तरफ प्रवाहित होंगे। उच्च विभव की तरफ, ठीक है। और जो धनात्मक आवेश होते हैं प्लस क्यू आवेश, ये उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ आते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। जो ऋणात्मक आवेश होते हैं वो निम्न से उच्च विभव की तरफ जाते हैं, जो उच्च विभव पर जो धनात्मक आवेश होते हैं वो उच्च विभव से निम्न विभव। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ गई है कि जहां पर भी धन आवेश होता है, धन आवेश का जो विभव होता है वो उच्च विभव माना जाता है। जो वस्तु धनात्मक होगी, अगर सेम मात्रा में दो वस्तुएं हैं, ए और बी दो वस्तुएं, ध्यान से समझना, ए और बी दो वस्तु हैं, अगर इस पर अगर धन आवेश है, ये धन आवेशित है, और मान लो इस पर धन आवेश 5 कूलाम का है, धनात्मक का, इस पर मैं ऋण आवेश मान लेता हूं, और इस पर भी 5 कूलाम का है लेकिन ऋणात्मक आवेश है। ये 5 कूलाम का धन आवेश है, ये 5 कूलाम का ऋण आवेश है। तो इसका मतलब इसका विभव कम है, इसका विभव क्या बेटा कम है, और इसका विभव क्या है ऊपर है, ज्यादा है। ये उच्च विभव पर है, ये निम्न विभव है। इस वस्तु का, ए वस्तु का विभव क्या है, उच्च है, बी वस्तु का विभव निम्न है। तो अगर मैं इसको एक तार द्वारा जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को अगर मैं एक तार द्वारा बेटा अगर जोड़ दूं, ऐसे एक तार से ऐसे जोड़ दूं, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ, या ऋणात्मक आवेश का प्रवाह जो होगा वो निम्न से उच्च की तरफ होगा, और धनात्मक का होगा उच्च से निम्न की तरफ। क्लियर है क्या? ऋणात्मक का इधर सीधा आएगा बी से ए पर, और धनात्मक ए से बी पर जाएंगे, उच्च से निम्न और निम्न से उच्च। समझ में आ रही बात? ये तब तक चलते रहेंगे जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए आपस में, ठीक है। जब तक कि दोनों का विभव आपस में बराबर नहीं हो जाता तब तक ये चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं स्थिर वैद्युत विभव क्या है। स्थिर शब्द से मतलब है कि यहाँ पर चल नहीं रहे हैं आवेश, चलेंगे नहीं, रुके हुए आवेश के कारण हम विभव निकालेंगे। तो कोई आवेश अगर रुका हुआ है तो उसके कारण विभव कैसे निकाल सकते हैं, या स्थिर वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो स्थिर वैद्युत विभव की जो परिभाषा है, पहली परिभाषा अगर पहले ही समझा जाए तो वैद्युत विभव या स्थिर वैद्युत विभव जो है, स्थिर का मतलब है बस रुका हुआ, वैद्युत विभव शुद्ध नाम वैद्युत विभव आप बोल सकते हैं। तो वैद्युत विभव या विद्युत विभव जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु का अदिश गुणधर्म है। मैंने दिखाया था ना, विद्युत क्षेत्र के अंदर जो कार्य करना पड़ रहा था एक आवेश को दूसरे बिंदु पर खिसकाने के लिए, जितना अधिक कार्य करना पड़ रहा था उस बिंदु पर उतना ज्यादा विभव था। तो ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र का अदिश गुणधर्म है, ठीक है, अदिश रूप एक तरह से देख सकते हैं, ठीक है, एक तरह का गुण है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव को एकांक धनावेश आवेश की अन्योन्य ऊर्जा से परिभाषित करते हैं। इसको समझते हैं थोड़ा सा। एकांक धनावेश मतलब परीक्षण आवेश की बात कर रहा है, ये परीक्षण आवेश की बात कर रहा है, ठीक है। एकांक धनावेश मतलब जो Q0 था, ये धनात्मक Q0 जिसको परीक्षण आवेश बोलते हैं, इसी की बात कर रहा है। एक और परिभाषा देखते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। इस लाइन को पढ़ेंगे तो इसमें और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। किसी बिंदु पर विद्युत विभव भौतिकीय रूप से एकांक धन आवेश को अनंत से, कहां लिखा है अनंत से, किसी निर्देश बिंदु मतलब कोई निश्चित बिंदु तक विस्थापित मतलब वहां से वहां तक लाने में जो संरक्षित क्षेत्र के विरुद्ध काम किया जाता है उसके बराबर होता है। संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षित क्षेत्र। तो एक वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध काम करके उस बिंदु तक लाया जा रहा है। दिखाया था ना अभी कि एक आवेश था, उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र था,
ठीक है, और एक अनंत से आवेश लेके आया था, रखा था, तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध काम करना पड़ा। विद्युत क्षेत्र को यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र लिखा है, तो इसको मैं चाहूं तो संरक्षित क्षेत्र को लिख सकता हूं। क्या है बेटा? संरक्षित क्षेत्र का मतलब है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है जिसके विरुद्ध काम करना पड़ रहा है। वैद्युत बल संरक्षित बल है, ठीक है। एक लास्ट परिभाषा देखते हैं और सूत्र लिखते हैं अपना। वैद्युत क्षेत्र में ये लास्ट परिभाषा, इसी पर अपना सूत्र आ जाएगा, ठीक है। इसी पर हम सूत्र बनाने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो होता है, प्रति एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को लिख सकते हैं आप। चाहे तो प्रति शब्द हटा दो, सिर्फ एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से, मतलब ये क्यू नॉट को, क्यू नॉट की बात कर रहा है, परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अर्थात अब सूत्र की बारी है, अब सूत्र की बारी आ गई बेटा। अर्थात क्या लिख सकते हैं हम? वैद्युत विभव को मैं बता दूं कि V से दर्शाते हैं, ठीक है। वैद्युत विभव को V से दर्शाते हैं, अर्थात विभव V जो है ये बराबर होगा कार्य बटा क्यू नॉट, जो कि परीक्षण आवेश है। तो विभव V बराबर कार्य क्या है? W। कार्य क्या है बेटा? W। या मैं लिख सकता हूं V बराबर है W बाई क्यू नॉट। ये आपका सूत्र बन गया। अभी मैं इसको फाइनल नहीं कर रहा, इसमें कुछ पॉइंट और है, मैं इसमें और इसको अभी सही करके आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, जो कार्य किया गया क्यू अनंत से एक क्यू नॉट आवेश को लाने पर, या बोल सकते हैं परीक्षण आवेश को लाने पर, या एकांक धनावेश को लाने पर, तो देख सकते हैं जिस भी बिंदु पर हम निकाल रहे हैं उस बिंदु पर विभव, जिस भी बिंदु पर इस आवेश को रखा गया है उस बिंदु पर जो विभव होगा V W बटा क्यू। अगर W काम करना पड़ रहा है किसी बिंदु तक लाने में, तो W बटा क्यू नॉट उस बिंदु पर विभव को बताएगा, ठीक है। समझते हैं इसको थोड़ा समझते हैं। चलिए, एक यहां पर बेटा मैं मान लेता हूं कि चलो यहां पर धन आवेश है Q, ठीक है, धन आवेश Q है जिसका ये क्षेत्र है। फिर से वही एग्जांपल, यहां पर मैं मान लेता हूं अनंत पर कोई आवेश रखा है Q नॉट, परीक्षण आवेश है। इसको मैं इस बिंदु P पर रखना चाहता हूं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु P है, इस पे लाके रखना चाहता हूं। तो इसको मैं किसी भी रास्ते लेके आऊं, क्योंकि संरक्षित बल है, तो संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित बल जो होते हैं वो रास्ते पर निर्भर नहीं करते, सिर्फ स्थितियों पर निर्भर करते हैं, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर। तो इसको मैं किसी भी रास्ते लेके आना चाहूं या सीधा लेके आना चाहूं, यहां रख देता हूं। चलो, क्यू नॉट को यहां रख दिया। तो क्यू नॉट पर बाहर की तरफ एक, देखो क्यू नॉट पर अगर मैं मान लूं ऐसे लाए, रख दिया। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं यहां पर देखूं तो क्यू नॉट पर अगर देखो, इस आवेश की वजह से क्षेत्र की दिशा किधर है? ऊपर की तरफ। विद्युत क्षेत्र की दिशा E ऊपर की तरफ है, तो बल भी इस आवेश पर जो लगेगा, कूलाम बल लगेगा, वो भी ऊपर की तरफ ही लगेगा, ठीक है, बाहर की तरफ लगेगा। तो मतलब इस बल F के विरुद्ध काम करना पड़ा और लाके रख दिया, ठीक है। अब मैं अगर मान लो इस बिंदु तक की दूरी, इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी R है, अगर मैं मान लूं, और ये अनंत से ला गया है, यहां से इसकी दूरी कितनी है? ये अनंत है। अनंत से लाके R पे रख दिया गया। देखो ध्यान दो, अनंत पे था, R पे रख दिया। इस आवेश से अनंत पे था और इस आवेश से R दूरी पे लाके रख दिया, जो कि बिंदु P है। तो इस P बिंदु पर जो विभव होगा, P बिंदु पर विभव मतलब V एट पॉइंट P, VP मैं लिख रहा हूं, विभव बिंदु P पर, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, P बिंदु पर विभव, P बिंदु पर जो विभव होगा बेटा, इसको मैं V एट पॉइंट P लिख सकता हूं। ये बराबर है, अगर मान लो इसको यहां से यहां तक लाने में कार्य करना पड़ा W, तो W कार्य कहां से? अनंत से P तक। तो अनंत से कहां तक बेटा? P तक लाने में, या R दूरी तक, अनंत दूरी से R दूरी तक लाके रखने में जो काम करना पड़ा,
कितनी दूरी पर, r दूरी पर। मतलब मैं लिख रहा हूं कि W कहां से कहां तक, अनंत से r दूरी तक लाके रखने पर, और बटे हो जाएगा किसको लाया, Q नॉट को। ठीक है, या मैं चाहूं तो सिर्फ, क्योंकि मैंने हिंदी में लिख दिया है P बिंदु पर विभव, तो या मैं चाहूं तो इसको सिर्फ V बराबर लिख सकता हूं, और ये होगा W अनंत से R तक ला के रखने में जो काम करना पड़ा W, और बटे में Q। ये क्या बताता है, तीर का निशान बताता है बेटा। अगर मैं ये लिख रहा हूं अनंत से R, इसका मतलब ये विस्थापन को बता रहा है कि पहले बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है जहां लाके रखा गया, मतलब अनंत से लाया गया R तक, तो काम करना पड़ा W। तो इसीलिए W के साथ यहाँ लिखा है अनंत से R, ये तीर का निशान बता रहा है कि अनंत से R तक Q नॉट को लेके आ गया, तो W काम करना पड़ा अगर, तो V बराबर W बटा Q। यहां तक क्लियर है। अच्छा, इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। यही है विभव बेटा, बस इतना ही था। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के साथ संबंध अभी नहीं बता रहा मैं, वैद्युत क्षेत्र के संबंध थोड़ी देर में आएगा। तो चूंकि V बराबर आ गया हमारे पास W बटा Q नॉट, सिर्फ आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मात्रक जो होगा, मात्रक क्या होगा बेटा, विभव का मात्रक देखो तो कितना है, W का मात्रक क्या होता है, जूल। मात्रक क्या होता है बेटा, जूल, और प्रति क्या है, कूलाम। जूल प्रति कूलाम, या इसको लिख सकते हैं J/C। जूल प्रति कूलाम को बोलते हैं बेटा, अगर मान लो यदि मैं बोलूं कि W बराबर 1 जूल हो, W बराबर 1 जूल है, मतलब किसी आवेश को ला के रखने में जो काम करना पड़ा, अगर 1 जूल का काम करना पड़ा, यदि W बराबर 1 जूल हो, ठीक है, और आवेश तो आपको पता है, तथा Q नॉट बराबर एकांक आवेश है, एक इकाई है, एकांक आवेश मतलब एक इकाई आवेश है। तो अगर एक इकाई आवेश को लाने में 1 जूल काम करना पड़ रहा है, या 1 कूलाम आवेश को बोल दो, ठीक है, 1 कूलाम बोल लेते हैं इसको, चलो 1 कूलाम लिख देते हैं, एक इकाई नहीं 1 कूलाम बोल लो। अगर मैं 1 कूलाम आवेश को लाके लेके आने में, किसी बिंदु पर रखने में 1 जूल काम करना पड़ता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि काम जो उस बिंदु पर विभव होगा, तो विभव कितना हो जाएगा बेटा, विभव हो जाएगा, विभव कहलाएगा 1 जूल 1 कूलाम, जो कि बराबर है 1 वोल्ट के। मतलब ये वोल्ट कहलाता है, मतलब 1 जूल प्रति कूलाम, या जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी लिख सकते हैं, वोल्ट, जिसको हम V से ही निरूपित करते हैं। हालांकि विभव को V से निरूपित कर रहे हैं और वोल्ट को भी V से निरूपित करते हैं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसलिए हिंदी में ही आप लिखना वोल्ट। फिलहाल हिंदी में ही वोल्ट लिखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसको वोल्ट भी बोलते हैं, मतलब 1 जूल प्रति कूलाम को, 1 जूल प्रति कूलाम अगर काम करना पड़ रहा है, मतलब 1 कूलाम आवेश को रखने पर, अगर इस बिंदु पर अगर मान लो 1 कूलाम आवेश को लाके रख रहा होता मैं, और काम करना पड़ता है 1 जूल, तो मैं कहता इस बिंदु पर जो विभव है वो कितना है, 1 जूल या 1 वोल्ट है, 1 जूल प्रति कूलाम या 1 वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलाम के, ठीक है, समझ में आ गया। V बराबर क्या है, वोल्ट बराबर क्या है बेटा, जूल प्रति कूलाम। वोल्ट बराबर क्या है, जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी लिख सकते हैं। इसका विमेय सूत्र आप निकालेंगे, जूल प्रति कूलाम है, जूल का मतलब एनर्जी, ऊर्जा का क्या होता है विमेय सूत्र, बटा कूलाम, कूलाम का होता है AT, भाग देके नीचे से AT को ऊपर ले जाना, और फटाफट से आपका विमेय सूत्र आ जाएगा। विमेय सूत्र आप बनाएंगे बेटा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें अपने लिए रखो, विमेय सूत्र निकालना सीखो, ठीक है, सीखोगे नहीं तो नहीं होगा बेटा। मात्रक लिखा है आपके सामने, विमेय सूत्र निकालिए। चलते हैं विभवांतर को समझ लेते हैं थोड़ा सा। विभवांतर क्या है, विभवांतर एक अच्छी चीज है। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा रखा है यहाँ पर थोड़ा सा, अरे कोई बात नहीं बेटा, चलिए यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि कोई आवेश Q रखा है, मान लो धनात्मक आवेश रखा है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु है, मान लो A, ठीक है, R बिंदु पर कोई बिंदु A है, ठीक है, कितनी दूरी पर बेटा, R बिंदु पर। ये दूरी कितनी है दोनों के बीच में, R। Q से R दूरी पर A बिंदु है।
इस बिंदु ए पर मैं मान लेता हूं कि अनंत से कोई परीक्षण आवेश Q नॉट उठा के मैं लाके रख रहा हूं, ठीक है। और इस बिंदु पर जो विभव है, अगर मैं इस बिंदु पर Q नॉट आवेश के रख रहा हूं, तो इस बिंदु पर इस आवेश के कारण जो उत्पन्न विभव है वो कितना है, VA है, मैं मान लेता हूं। कितना है, VA है। अब इसको मैं यहां तक अगर मैं खिसका दूं, ये मान लो B बिंदु है, अब मैं इस आवेश को यहां से उठा के बेटा इस बिंदु से उठा के इधर लेके आ रहा हूं, इधर, ठीक है, इस तरफ लेके आ रहा हूं, आवेश की तरफ लेके आ रहा हूं, उल्टा ले आ रहा हूं। देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, बाहर की तरफ। विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो बाहर की तरफ। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है बेटा, बाहर की तरफ। वीओ को थोड़ा सा बगल लिख लेते हैं। यहां पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है बेटा इस आवेश के कारण वो क्या है, बाहर की तरफ है, ई की दिशा। अब विद्युत क्षेत्र के विपरीत ला रहे हैं और इस बिंदु पर मैंने बताया आपको, इस बिंदु पर जो विभव है वो क्या है, VA है अगर, और इस बिंदु पर अगर मैं मान लूं कि विभव VB है और VB बिंदु पर अगर B बिंदु पर जो विभव है वहां पर रख रहे हैं इसको, Q नॉट आवेश को लाके रख दिया, ठीक है, इस दिशा में यही लाके रख दिया इधर, तो उल्टा लेके आ रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, धनात्मक आवेश के विरुद्ध काम कर रहे हैं। देखो इस पर बल जो लग रहा है वो उल्टा लग रहा है, उधर लग रहा है, लेकिन प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इसको हमने जबरदस्ती इसके साथ की और जबरन इसको लाके यहां रख दिया, ठीक है। ये आवेश इसको बाहर की तरफ ले जा रहा है, लेकिन मैं इसको जबरदस्ती लाके यहां रख रहा हूं, मतलब मैं इस क्षेत्र के विरुद्ध काम कर रहा हूं, या जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसके विरुद्ध काम कर रहा हूं। यहां पर प्रतिकर्षण बल भी है, F जो बल लगेगा, क्योंकि दो आवेशों के बीच में कूलम बल लगता है और वो बाहर की तरफ लग रहा है, लेकिन मैं उसको जबरदस्ती आगे लेके आ रहा हूं और लाके यहां पर रख दिया। तो मैं मान लो कुछ काम किया, यहां पर क्या काम करूंगा बेटा, क्या काम किया मैंने, A से B तक ले आया। मैं मान लेता हूं कि काम कितना किया मैंने, काम कितना किया बेटा, यहां से यहां लाके काम करना, कितना काम करना पड़ा। तो अगर मैं इन दोनों बिंदुओं के बीच में अगर मैं काम की बात करूं, अनंत वाला काम मैं छोड़ दूंगा, ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में अगर मुझे काम को देखना पड़े तो मैंने काम किया, मान लो W कहां से कहां तक बेटा, ए से ला रहा हूं, कहां पे लाके रख दिया, बी पर। मैं ए से बी पर लाया तो कितना काम करना पड़ा, W, तो W काम करना पड़ा कहां से कहां तक, ए से बी तक लाने में। तो विभव में अंतर अगर मुझे लिखना हो, यहां पर विभव VA है, यहां पर विभव B बिंदु पर VB है, तो विभव में अंतर अगर मैं लिखूंगा, विभव में अंतर, विभव में अंतर या विभवांतर, विभवांतर की परिभाषा क्या होगी बेटा, दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। बस सिंपल से एक लाइन लिख सकते हैं, विभव के अंतर, दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, बस खत्म, इतना ही। या विभवांतर जो होता है वो आ जाएगा, कहां पे रखा, VB पर। VB का विभव ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये Q आवेश के ज्यादा पास है, तो इस बिंदु का विभव ज्यादा है, मतलब मैं लिख रहा हूं कि VB जो है बेटा ये ग्रेटर देन है VA से, क्योंकि धनात्मक आवेश ले रखे, ठीक है। अगर ज्यादा है तो VB माइनस VA और बराबर आ जाएगा W काम करना पड़ा, A से B तक खिसका रहे हैं, याद रखना, और बटा किसको खिसका रहे हैं, Q नॉट आवेश को। ये है विभवांतर। दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, और यहां से आप इसको कर सकते हैं फटाफट से, VB माइनस VA, WA से B बाई Q नॉट। क्लियर है। अच्छा, इसका भी मात्रक सेम है, ये देखो W मतलब आवेश बटा Q नॉट। अब ये VB माइनस VA को हम लिख सकते हैं डेल्टा V भी लिख सकते हैं। यहाँ इन दोनों विभव के अंतर को डेल्टा V, डेल्टा का मतलब है परिवर्तन, डेल्टा शब्द ये त्रिभुज का तरह जो बना है वो परिवर्तन किसमें, V में, V मतलब विभव में, तो विभवांतर ही लिखा है ये, और ये बराबर है कितना बेटा, W बटा Q नॉट ही चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, कोई अलग बात नहीं है। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया कि अगर विभवांतर लिखना है तो सेम चीज, बस ये विभवांतर है, दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो ये विभवांतर भी विभव ही है और कुछ नहीं है, विभव को ही बता रहा है ना। अरे मेरे पास 500 रुपए हैं, या किसी के पास मान लो A के पास 500 रुपए, ठीक है, 500 रुपए हैं और B के पास 300 रुपए हैं,
तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 200 रुपए का अंतर है। कितना है? अंतर लिखेंगे किसमें? रुपए में। कितना आ रहा है बेटा? 200 रुपए। तो रुपए में ही तो अंतर है 200 रुपए। तो विभव था, तो विभव में अंतर जो होगा विभव ही तो आएगा। जैसे रुपए में अंतर रुपया ही आया, तो विभव में अंतर होगा तो विभव ही आएगा ना, सेम चीज। तो यहाँ पर डेल्टा भी बराबर W/Q0। ठीक है, इसका भी मात्रक होगा सेम चीज बेटा। कितना होगा? जूल प्रति कूलाम के, जूल प्रति कूलाम जो कि बराबर है वोल्ट के। SI मात्रक जो है बेटा वो वोल्ट होता है। ठीक है, तो वोल्ट के, जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट लिखते हैं। तो वोल्ट, या आप लिखो जूल प्रति कूलाम, या जूल प्रति कूलाम नहीं लिखना है तो वोल्ट डायरेक्ट लिखेंगे। क्लियर बात है, सेम बात है, सही बात है। फिलहाल ये हो गया है विभव का, जो विभव का एक सूत्र हो सकता है। जिस तरह से वैद्युत क्षेत्र का सूत्र निकालते हैं तो उसी तरह से विभव का भी सूत्र निकालेंगे, दूरी के साथ कैसे परिवर्तित होता है। अब इस आवेश के यहां पर आ गया तो विभव VB कितना है, अगर VB का मान पूछा जाए कितना है, या VA का मान पूछा जाए कितना है, इनमें अंतर तो हमने निकाल लिया विभवांतर, लेकिन कितना अंतर है, ठीक है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो इसके लिए आपको R के साथ, क्योंकि R पर निर्भर कर रहा है ना सिर्फ, बाकी सारी चीजें सेम है, बस दूरी घट रही है तो विभव परिवर्तित हो रहा है। तो कितना विभव में परिवर्तन हुआ, कितना दूरी घटने पर कितना विभव परिवर्तित होगा, दूरी के साथ विभव का क्या रिलेशन है, ये समझेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल क्विज का टाइम हो रहा है। ठीक है, तो क्विज पे चलेंगे। एक टॉपिक और पढ़ना था, नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एक बिंदु आवेश के कारण विभव कैसे निकालते हैं, अभी विभव को ही निकालेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा। फिलहाल चलते हैं 1 मिनट रिवीजन की तरफ। 1 मिनट में जानते हैं कि हमने क्या सीखा। तो हमने सीखा V बराबर, विभव जो है स्थिर वैद्युत विभव, ये है W/Q0 के। ठीक है, अगर मैं Q आवेश लाता तो Q लिखता है, यहाँ पर Q0 नहीं लिखता। ठीक है, जैसे मैं एक इस तरह से एग्जांपल बता ही दूं आपको, अगर मैं यहाँ पर धनात्मक Q आवेश, एक बड़ा सा आवेश मान लो रखा है, ध्यान रखो ध्यान रखो ध्यान रखो चीजों को, ये तो आदर्श स्थिति होती है। अगर मैं मान लूं कि एक धनात्मक आवेश है और यहां से कोई आवेश Q0 नहीं, Q धनात्मक आवेश को लेके आ रहा हूं, तब भी तो विभव में अंतर आएगा ना बेटा। इस बिंदु पे लाके रखूंगा, R दूरी पर अगर लाके रख दूं, ठीक है, या R1 दूरी पर, फिर इसको यहां से लाके यहां रख दूं, चलो ये R2 दूरी पे लाके रख दिया, तो यहां पर अंतर तो आया ना विभव में। यहां पर कुछ और था पहले बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर विभव कुछ और था, तो यहां पर विभवांतर निकाल सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, Q की जगह, Q0 की जगह पर Q लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी आवेश को लेके लाया जा रहा है पास में, उसी आवेश का मान नीचे लिखेंगे। और इसका मात्रक कितना होगा बेटा, जूल प्रति कूलम। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं बेटा, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता था न्यूटन प्रति कूलम, इसका होता है जूल प्रति कूलम। W/Q वहां पर होता है F/Q। ठीक है, और जो कि बराबर है वोल्ट के। वोल्ट की परिभाषा भी पूछी जाती है कि 1 वोल्ट क्या होता है। तो 1 वोल्ट क्या होता है, अगर 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाके रखने पर 1 जूल काम करना पड़ रहा है, या किसी बिंदु पे लाके रखने पर 1 जूल काम करना पड़ता है, तो जिस बिंदु पे रख रहे हैं उस बिंदु पर जो विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको आप याद रखेंगे और आगे चलते हैं। पहला क्विज का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट से 30 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर करिए। किसी बिंदु आवेश के कारण एक बिंदु पर विद्युत विभव होता है। अब ये चीज जो है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देके करना पड़ेगा। आपने इससे पहले शायद ना पढ़ा हो या पढ़ा हो, तो जो भी है आपको, अभी मैंने एक बिंदु आवेश की वजह से बताया नहीं है आपको, ठीक है, कि क्या आएगा, बट मैं चाहूंगा कि एक बार आप करें, देखते हैं कि क्या आप लोग सही कर पाते हैं कि नहीं। एक टेस्ट टाइप का आपका है, जल्दी से बताइए। जितना भी आपको पढ़ा है, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था, उसके हिसाब से सोच के बताइएगा, जल्दी से बेटा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव कितना होगा, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रूफ करवाऊंगा, बट अगर आप बता सकें बेटर होगा, अगर आप बता सकें। जल्दी से बेटा।
ध्यान से अगर आप कर सके थोड़ा सा बेटर है। चलिए, कभी कभी कुछ चीजें सामने अचानक से आ जाती है, जिसके लिए हम तैयार नहीं होते, तो हमें चीजों के सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आप देखते हैं कितना तैयार है, कितने लोगों ने सही किया, कितने लोगों का हो सका, या कितने लोगों ने सही सोचा। आइए देखते हैं। पहले के आंसर की बात करें तो किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव है वो क्या होता है बेटा, तो मैं एक सूत्र लिख देता हूं। तो विभव बराबर होता है बेटा V बराबर, जिस तरह से विद्युत क्षेत्र होता है उस तरह से विभव भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि दूसरा नंबर क्विज है आपका, गुणे में होता है। अगर Q आवेश के लिए देख रहे हैं तो Q/R होता है, ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/R की। ठीक है, तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, डी नंबर इसका करेक्ट था बेटा। हालांकि मैंने अभी आपको ये समझाया नहीं है क्लियर, इसका प्रूफ करवाऊंगा मैं, उसके बाद होगा, बट थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं आज, थोड़ा सा क्विज थोड़ा सा आपके लिए अनरियल सा लगेगा। इसका ये वाला करेक्ट होगा, सेम चीज जैसे कि अभी बताया, सेम चीज यहाँ पर पूछा है। क्यू अगर आवेश है तो क्यू बड़ा क्यू आवेश लिख दिया तो बटे में आर ही होगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिलहाल इसको जानबूझ के दिया गया आज का क्विज इस तरह से, कुछ चीजों के लिए आप तैयार रहे। ठीक है, गलती आपने की होगी, नेक्स्ट टाइम आप गलती नहीं करेंगे। आपने देखा होगा तो ये वाला जो होता है ये विद्युत क्षेत्र के लिए होता है, ये बराबर होता है ई के, विद्युत क्षेत्र के। ये क्या है, ये किसी के बराबर नहीं होता, ये गलत सूत्र लगा है, और Q²/R भी गलत चीज है। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में आई होप कि आपको विभव समझ में आ गया होगा इस लेक्चर में, कि विभव क्या चीज होता है, वैद्युत विभव क्या होता है, ये समझ में आना इंपॉर्टेंट था। हमने स्थिर वैद्युत विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ लिया है। एक बिंदु आवेश की वजह से विभव निकालना नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। होमवर्क आपको वहीं पर मिलेगा जहां पर आप करते रहे हैं। क्लास पे जाइए, नोट्स पर क्लिक करिए और जल्दी से आपको होमवर्क यहाँ से मिल जाएगा। इस पेज पे देखेंगे होमवर्क मिल जाएगा आपको, होमवर्क देखेंगे। चैप्टर का नाम आपको स्थिर वैद्युत विभव वाला चैप्टर खोलना है और इसी के अंदर आपको लेक्चर 1 जो है वो होमवर्क उसका मिल जाएगा। होमवर्क करते रहिए, होमवर्क से प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको चीजें याद करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में वैद्युत विभव के बारे में बात करेंगे। एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर, किसी भी दूरी पर हम विद्युत विभव निकालना सीखेंगे। तो आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा, समझ में आया होगा क्लास क्या है, कैसी थी क्लास। छोटी सी क्लास थी, मजेदार रही होगी, समझदार वाली क्लास थी, बेसिक चीज थी, न्यू थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास से थोड़ी सी चीजें अच्छी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। बाय बाय।